नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरंभ स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के द्वारा हम आज तीसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं, जिसमें हम एस्ट्रोनॉमी खगोलिकी के तीसरे सेगमेंट, तीसरे भाग तारे का जन्म तथा विकास को आपके सामने ला रहे हैं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए स्टार। तो तारों से संबंधित जो भी विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उसका एक बृहद संकलन है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप और दोस्तों में शेयर भी करें। तो हम प्रश्न बैंक को शीघ्र ही आपके सामने लाने जा रहे हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, भ्रूण तारा या आदि तारा निर्मित होता है। तो भ्रूण तारा आदि तारा निर्मित होता है, इसमें 4 ऑप्शन है। ये आईएएस का प्रश्न है। पहला ऑप्शन दे रहा है गैसीय मेघों से, बी ऑप्शन दे रहा है हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से, सी है मंदाकिनी के सिकुड़ने से, और डी ऑप्शन दे रहा है ब्लैक होल ऊर्जा के उत्सर्जन से। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर सही हो रहा है, पहले में बी होगा, यानी हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के गुरुत्वीय संघनन से भ्रूण तारा या आदि तारा का निर्माण होता है। ये आईएएस का प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ए ऑप्शन हाइड्रोजन गैसों के संलयन से, बी हीलियम गैसों के उत्सर्जन से, सी ऑक्सीजन गैस के संपीड़न से, और डी गैसीय ताप एवं दाब से। तो इसमें जो है दूसरे नंबर प्रश्न में ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के संलयन से। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है एरोबी क्या है? ए वायुमंडल में कॉस्मिक किरणों का अध्ययन करने वाला अनुसंधान रॉकेट, बी मंगल ग्रह में पानी की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपग्रह, सी शनि के वलयों का अध्ययन करने हेतु नासा का उपग्रह, डी नासा द्वारा छोड़ा गया सैन्य उपग्रह। तो तीसरे नंबर प्रश्न का जो है ए ऑप्शन ही सही है, यानी ए। चलिए चौथा नंबर प्रश्न दे रहा है फॉसिल स्टार जीवाश्म तारा कहा जाता है। ए पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों को, बी शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाले श्वेत बौना तारे को, सी पृथ्वी के नज़दीक स्थित आकाशगंगा को, और डी मंगल एवं बृहस्पति के मध्य स्थित क्षुद्र ग्रह को। तो चौथे में भी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी फॉसिल स्टार क्या होता है? शीतल होकर ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन न करने वाले श्वेत बौना तारा को जीवाश्म कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है तारे में सुपरनोवा विस्फोट का कारण क्या है? ए ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना, बी तारे में हीलियम की अधिकता से, सी तारे में हाइड्रोजन के संलयन से, और डी दे रहा है तारे के सिकुड़ने से। तो पाँचवें नंबर में भी ए ऑप्शन ही सही हो रहा है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे की मध्यवर्ती परत का केंद्र में ध्वस्त होना। छठवें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। छठवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तारों तथा अन्य खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी ज्ञात करने में प्रयुक्त मात्रक पार्सेक का मान क्या होता है? दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने बताया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। तो यहाँ पे पार्सेक का मान पूछा है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रहा है 4.3 प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन दे रहा है 9.46 प्रकाश वर्ष, और सी ऑप्शन दे रहा है 8.3 प्रकाश वर्ष, और डी दे रहा है 3.25 प्रकाश वर्ष। तो इस प्रकार से इसमें डी ऑप्शन ही सही है, यानी एक पार्सेक बराबर 3.2 प्रकाश वर्ष होगा, 2.5 प्रकाश वर्ष होगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है किसी तारे के जीवन चक्र का प्रारंभ होता है? ए तारे में सुपरनोवा विस्फोट से, बी तारे में गैसीय बादलों के सिकुड़ने से, और सी तारे में गुरुत्वाकर्षण बल से, और डी आकाशगंगा में तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के संघनन से। तो 7वें में डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है कि आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन हीलियम के गैसों के संघनन से ही तारे का जीवन चक्र प्रारंभ होता है। 8वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं।
एक श्वेत वामन तारे की खोज हुई। ए साइरस नामक तारे के निकट, बी मंगल ग्रह के निकट, सी सूर्य के निकट और डी शनि एवं बृहस्पति के बीच। तो 8वें नंबर में भी ए सही है। श्वेत वामन तारे की खोज कहाँ हुई है? साइरस नामक तारे के निकट हुई है। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी तारे में सुपरनोवा विस्फोट कब होता है? ए जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर हो, बी जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम हो, सी जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है और डी जब तारा सूर्य के नज़दीक आ जाता है। तो 9वें प्रश्न का जो है सी उत्तर बिल्कुल सही है कि जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक है तभी सुपरनोवा विस्फोट होता है। 10 नंबर प्रश्न है, किसी तारे का रंग निर्भर करता है। तो ये IAS, PCS, मध्य प्रदेश PCS कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है उसके द्रव्यमान पर, उसके घनत्व पर, उसके ताप पर, उस संलयन की अभिक्रिया पर। तो सबको इसमें ज़्यादातर लोगों को पता है सी ऑप्शन ही सही है। सी ऑप्शन इसका क्या हो रहा है? उसके ताप पर होना चाहिए, यानी रंग जो है ताप का सूचक है। 11 नंबर प्रश्न में आते हैं कि किस तारे को पल्सर भी कहा जाता है? ए लाल दानव तारा, बी श्वेत वामन तारा, सी न्यूट्रॉन तारा और डी जीवाश्म तारा। 11वें नंबर प्रश्न में जो है आपका सी सही हो रहा है, यानी न्यूट्रॉन तारा को पल्सर भी हम लोग कहते हैं, यानी न्यूट्रॉन तारा क्या है? पल्सर है। 12 नंबर प्रश्न में आते हैं, किसी तारे के जीवन चक्र का क्रम है? ए लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, न्यूट्रॉन तारा, बी सुपरनोवा विस्फोट, श्वेत वामन, न्यूट्रॉन तारा, लाल दानव, सी श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट, लाल दानव, न्यूट्रॉन तारा, डी न्यूट्रॉन तारा, श्वेत वामन, लाल दानव, सुपरनोवा विस्फोट। तो 12वें नंबर में ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट को ही न्यूट्रॉन तारा चक्र जीवन चक्र कहते हैं। यानी ये तारे का एक जीवन चक्र है। तारे का जीवन चक्र यानी लाल दानव, श्वेत वामन, सुपरनोवा विस्फोट और न्यूट्रॉन तारा। इस क्रम को आप लोग याद कर लेंगे, परीक्षाओं में इस तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। 13वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि तारों में अंतिम सुपरनोवा विस्फोट का प्रक्षेपण कब किसने जो है किया? तो ए ऑप्शन है 1006 ईस्वी में केपलर ने, बी 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने, सी 1054 में कापरनिकस ने, डी 1572 में टाइको ब्राह्मी ने। तो 13वें का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल आप बी टिक कर लीजिए, बी ही सही होगा, यानी 24 फरवरी 1987 को जैन सेल्स ने होगा। चलिए ब्लैक होल की बात करते हैं। कृष्ण विवर क्या है? ए न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्यमान युक्त पिंड, बी तारे में सुपरनोवा विस्फोट के समय निर्मित आकृति, सी तारे की युवावस्था और डी तारे द्वारा विकसित प्रकाश की मात्रा। तो ब्लैक होल क्या है? 14वें में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड। यह IAS का प्रश्न है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए 15वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तारे के संगठन में किस तत्व का योगदान नहीं है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन। 4 ऑप्शन दे रहा है, यानी हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन। तो 15 में सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी तारों के संगठन में ऑक्सीजन का योगदान बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम और कार्बन का योगदान पाया जाता है। 16 नंबर प्रश्न चलते हैं। वह निश्चित सीमा जिसमें तारे का द्रव्यमान 3.9 मिलियन प्रति सेकंड से अधिक होने पर तारे की सिकुड़न नहीं रुकती है और तारा कृष्ण विवर ब्लैक होल बन जाता है कहलाती है? ए ओपनहाइमर वोल्कॉफ सीमा, बी तारा मृत्यु सीमा, सी पल्सर सीमा और डी चंद्रशेखर सीमा। तो 16वें नंबर प्रश्न का उत्तर ए सही होगा, ओपनहाइमर वोल्कॉफ सीमा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक टिक कर लेंगे, ये CDS का प्रश्न है। 17वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं
कि किसने प्रतिपादित किया कि तारे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मृत प्राय होते हैं? ए गैलीलियो ने, बी जेबी नार्लिकर ने, सी हब्बल ने और डी एस चंद्रशेखर ने। तो 17 में डी सही होगा, एस चंद्रशेखर। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसके बारे में बताई थी। डी नंबर 18वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हम किसी तारे को ऐसे वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हुए देखें जिसके केंद्र में तारे न हो तो उसके केंद्र में हम उपस्थिति की कल्पना करेंगे? ए ब्लैक होल की, बी क्वासर्स की, सी क्वार्क की और डी पल्सर की। तो 18वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ए बिल्कुल सही होगा, ब्लैक होल की। 19 प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो 19वें नंबर प्रश्न का सी सही है, बहुत उच्च घनत्व। यानी ब्लैक होल का जो विकिरणों को बाहर नहीं जाने देता, उसका बहुत ज़्यादा डेंसिटी होने के कारण ऐसी घटना घटती है। 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया है। 20वां नंबर ए स्टेटमेंट सुनते हैं कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। आर दे रहा है यानी स्टेटमेंट, रीजन दे रहा है कारण। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। इसमें कूट के माध्यम से उत्तर देना है। ये आईएएस का प्रश्न है, आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें जरा हम ध्यान देते हैं। तो ए तथा आर, ए ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी दे रहा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दे रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी दे रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो 20वें नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो रहा है, यानी ए तथा आर यानी कथन भी सही है और उसका रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, 21वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये यूपीपीसीएस का सवाल है। तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं, इसमें भी कई सेंटेंस को एक कूट से मिलान करना है। पहला है नाभिकीय संलयन से, दूसरा है गुरुत्वीय संकुचन से, तीसरा है रासायनिक अभिक्रिया से और चौथा दे रहा है नाभिकीय विखंडन से। तो अब इसमें जो है सेगमेंट ए ऑप्शन में दे रहा है 1 तथा 2, बी में दे रहा है 1 2 3, सी में दे रहा है 1 4 और डी में दे रहा है 2 तथा 4। तो 21वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर है वो ए सही होगा, यानी तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं किससे किससे? नाभिकीय संलयन से तथा गुरुत्वीय संकुचन से, यानी ए ऑप्शन हम लोग कर लेंगे, यानी ये और ये सही है। ये पीसीएस का सवाल है। चलिए अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया, यानी ब्लैक होल को किसने प्रतिपादित किया? बड़ा सरल सवाल है, ये यूपीपीसीएस का सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसका सीधे से उत्तर हम बता दें, एस चंद्रशेखर ने ही कृष्ण सिद्धांत को दिया था। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 23वें नंबर प्रश्न पर कि तारों के कारण घटित आभासी परिघटना है ओजोन छिद्र। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? पहला है ओजोन छिद्र, दूसरा दे रहा है कृष्ण छिद्र, सी दे रहा है इंद्रधनुष और डी दे रहा है धूमकेतु। तो 23वें नंबर का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल आपको बी ऑप्शन सही है, यानी कृष्ण छिद्र होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, 24वें नंबर प्रश्न पे। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ये बिल्कुल सरल है सवाल है। 24वें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, और यानी 89, लगभग 89 जो है तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में हैं। 25वें प्रश्न है कि स्थिर तारे जिनकी अवस्थिति पृथ्वी से परिवर्तित नहीं होती कहलाते हैं? ए डॉग स्टार, बी लाल दानव, सी श्वेत दानव, डी ध्रुव तारा। तो 25वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी ध्रुव तारा सही है। 26 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 26 प्रश्न कह रहा है कि किसी रंग के तारे का तापमान अधिक होता है। किस रंग के तारे का तापमान? ये एसएससी का सवाल है, यानी किस रंग के तारे का तापमान अधिक होता है? तो इसमें
एकदम बिल्कुल ए ऑप्शन ही सही है। नीले रंग का तापमान सबसे अधिक दिखाई देता है। 27 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ऐसे तारे जिनकी त्रिज्या सूर्य की त्रिज्या का 50 से 250 गुना अधिक होती है क्या कहलाती है? इसी को ए विशाल तारा, बी कैपेला तारा, सी अति विशाल तारा, डी वेगा तारा। तो इसमें अति विशाल तारा सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। काला बौना ब्लैक ड्वार्फ के नाभिक में किस तत्व की अधिकता होती है? तो 28वें नंबर प्रश्न में ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी हल्के तत्वों की और डी कार्बन की। तो अगर इसमें देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी 28 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा? डी, यानी ब्लैक ड्वार्फ में के नाभिक में कार्बन की अधिकता पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर। चलिए, तो 29 नंबर प्रश्न में जो पहला पॉइंट है कि किसी तारे का अंत का प्रारंभ किस अवस्था से माना जाता है? ये रेलवे का सवाल है, एशम का। तो ए रक्त बामन से, बी न्यूट्रॉन तारे से, सी श्वेत बामन से और डी काला बामन से। तो 29वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल ए सही होगा, यानी रक्त बामन से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर प्रश्न पे विस्फोट तारा जो अत्यंत दीप्ति चमक उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा, सुपरनोवा तारा या ब्लू स्टार। तो 30 नंबर का उत्तर जो हमारा क्या होगा? सी सुपरनोवा कहलाता है। 31 में चलते हैं। 31 नंबर पे तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, उसके ताप का। तो 31 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसके ताप, यानी तारे का रंग किसका सूचक है? उसके तापमान का सूचक है। इससे पहले भी प्रश्न ये आया हुआ है। 32 नंबर प्रश्न है आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है। तो 32 नंबर में दे रहा है ऑप्शन प्रॉक्सिमा सेंचुरी, नेबुला, साइरस और बर्नार्ड। तो इसको बिल्कुल सही है, साइरस ही सही होगा। आकाश में सबसे चमकीला चमकदार तारा क्या है? साइरस और डॉग स्टार। 33वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड ऑब्जेक्ट नहीं है? पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल, क्वासर। तो इसमें बिल्कुल ब्रिटल स्टार नहीं होगा, ये खगोलीय पिंड नहीं है, ये समुद्र में पाए जाने वाला एक जीव है। ये आईएएस का प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 34वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत बामन तारे व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? ये आईएएस 9 का सवाल है। ए एडविन हब्बल ने, बी एस चंद्रशेखर ने, सी स्टीफन हॉकिंग ने और डी स्टीवन बीनवर्ग ने। तो 34वें नंबर का जो उत्तर होगा वो बिल्कुल सही बी होगा, एस चंद्रशेखर ने, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह वस्तु है जिसके सशक्त गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण प्रकाश का भी उसकी सतह से पलायन नहीं हो पाता? ये एनडीए का प्रश्न है। ए न्यूट्रॉन तारा, बी श्वेत बामन तारा, सी कृष्ण विवर ब्लैक होल और डी सुपरनोवा। तो 35वें नंबर में सी होगा, ब्लैक होल यानी कृष्ण विवर, उसमें ज़्यादा गुरुत्व होने के कारण इसमें प्रकाश भी यहाँ से पलायित नहीं हो पाता है, इसलिए उसे ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये यूपीपीसीएस का सवाल है। सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने या एस चंद्रशेखर ने या एच खुराना ने। ये सब भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं, जिनके बारे में दिया है कि ब्लैक होल किसने खोजा। तो उसमें सबसे प्रचलित होगा उत्तर ये होगा, एस चंद्रशेखर का उत्तर एकदम सही है, यानी ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एस चंद्रशेखर ने। दोस्तों हमने अपने इस भूगोल के एस्ट्रोनॉमी वाले सेक्शन के तीसरे सेगमेंट को लिया, जिसमें हमने तारों से संबंधित कुछ प्रश्न को जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हमने हल किया। दोस्तों आपसे ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, इसके बारे में बताएं। और हिंदी करंट अफेयर समसामयिक की प्रतिदिन लगभग एक वीडियो डाली जाएंगी
अभी ये शुरुआती दौर में है, आगे भी इसमें लाइव क्लास की भी व्यवस्था की जा रही है। आप लोग इसको वीडियो को पूरी देखें। नमस्कार, धन्यवाद।